हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट होने वाला है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आज जो है हम इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या होता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट क्या होता है इसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो हमें जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कौन कौन से वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं असेसमेंट के वो, और जो है हमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन विद रिगार्ड टू प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। यानी कि प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो क्या दे रखा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो वो कौन से फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट है वो देखते हैं। पहला जो है सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहला जो है सेल्फ असेसमेंट है। दूसरा क्या है रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, ठीक है। थर्ड कौन सा है रेगुलर असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है जी। नाउ द फोर्थ इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ओके। फिफ्थ प्रोटेक्टिव असेसमेंट है हमारा, और जो सिक्स्थ है वो लास्ट है रीअसेसमेंट। अब जो है 6 हो गए टोटल हमारे असेसमेंट। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी स्टार्टिंग के 3 जो है हमारे कौन कौन से 1, 2, 3 इनके बारे में, सेल्फ असेसमेंट के बारे में, रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न के बारे में, रेगुलर असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो इन तीनों के बारे में जो है ब्रीफ एनालिसिस हम करेंगे ये क्या है। और जो बाकी के रिमेनिंग 3 हैं 4, 5, 6 इनकी जो है मैं पार्ट 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्टिंग 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा है सेल्फ असेसमेंट। क्या है सेल्फ असेसमेंट? तो ये जो आता है हमारा सेक्शन 140A में आता है, ठीक है। सेक्शन 140A ये हमसे क्या बोल रहा है कि सेल्फ असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी बाय द असेसी हिमसेल्फ। मतलब कि टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन निकाल रहा है? बाय द असेसी। मतलब असेसी खुद ही अपनी इनकम, टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कर रहा है, खुद ही टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन कर रहा है, उसको सेल्फ असेसमेंट का नाम दिया गया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज एज पर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अनुसार इफ ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न के बेस पर, जो भी असेसी रिटर्न फाइल कर रहा है उसके बेस पर अगर जो है एन असेसी फाइंड्स दैट सम अमाउंट इज पेएबल, वो कह रहा है कि असेसी को ये पता लगता है कि उसने कुछ अमाउंट पे करनी है, अभी भी पे नहीं करी उसने अभी भी, आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स पेड इन एडवांस। यानी कि एडवांस टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है, टीडीएस भी वो ऑलरेडी पे कर चुका है, फिर भी ये कुछ अमाउंट टैक्स की बच रही है जो उसने पे नहीं करी है, ठीक है। तो ही शैल डिपोजिट इट विद अ चालान फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो वो जो है ही शैल डिपोजिट यानी कि उस अमाउंट को जो है असेसी डिपोजिट कराएगा चालान के साथ फॉर सेल्फ असेसमेंट। ओके, लेकिन बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले। ओके, देयर आफ्टर द रिटर्न शैल बी फाइल्ड, उसके बाद जो है जब वो अमाउंट पे कर देगा उसके बाद जो है वो रिटर्न फाइल करेगा अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। और जो उसने उस टैक्स की जो उसे पता लगा था कि हाँ भाई मेरे को पे करनी है, उसके प्रूफ के साथ। ओके, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डीले, भाई डीले हो गया, देरी हो गई, ठीक है जी,
शॉर्टफॉल यानी कि वही डिले हो गया। इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि एडवांस टैक्स की कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, किस्त नहीं दी, ठीक है जी। एंड डिले इन फाइलिंग द रिटर्न, ओके, रिटर्न फाइल करने में भी देरी हो गई। ही शैल ऑल्सो डिपोजिट द इंटरेस्ट फॉर दिस डिफॉल्ट, अब क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट पे करो देरी का, जो डिले हुआ है पेनल्टी पे करो, पेनल्टी के तौर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है जी। आगे क्या दे रखा है कि इन केस ऑफ फेलियर बाय द असेसी टू पे द फुल और एनी पार्ट ऑफ सच टैक्स, अगर जो है असेसी फेल हो जाता है पे करने में, चाहे वो फुल अमाउंट हो, चाहे वो पार्ट ऑफ सच टैक्स हो, या फिर कोई इंटरेस्ट हो, या फिर दोनों ही पे नहीं करे, ना टैक्स पे किया ना इंटरेस्ट पे किया, तो ही शैल बी डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, तो वो जो है डिफॉल्टेड असेसी माना जाएगा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स और इंटरेस्ट और बोथ रिमेनिंग इन अनपेड, यानी कि उसने जो है जो असेसी जो है डिफॉल्ट माना जाएगा, किस वजह से, क्योंकि ना तो उसने टैक्स पे किया ना ही इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, और बोथ या फिर दोनों ही पे नहीं करे, दोनों ही अनपेड है, उसने पे नहीं करे, तो जो है वो डिफॉल्ट माना जाएगा। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो अब जो है अगर असेसी डिफॉल्ट माना गया है, डिफॉल्टी पर्सन माना गया है, तो इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी प्रोविजन है डिफॉल्ट से रिलेटेड वो जो है अप्लाई होंगे, ओके। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ असेसमेंट, क्या है, रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। तो रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न जो है ये कौन से सेक्शन में आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में आता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा, व्हेन अ रिटर्न इज फाइल्ड बाय एन असेसी एंड असेसिंग ऑफिसर मेक्स असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सच रिटर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि जब व्हेन ए रिटर्न इज फाइल्ड बाय एन असेसी, जब असेसी ने रिटर्न फाइल किया एंड असेसिंग ऑफिसर मेक्स असेसमेंट, फिर जो है असेसिंग ऑफिसर जो है असेसमेंट करेगा उस रिटर्न के बेसिस पर, यानी कि जो असेसी ने रिटर्न फाइल किया है उस बेसिस पर जो है असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा, चेक करेगा वो, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न बोलेंगे, ठीक है जी। सच काइंड ऑफ असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज समरी असेसमेंट, तो इस असेसमेंट को क्या हम बोलेंगे, समरी असेसमेंट भी जो है कहा जाता है, ओके। वेयर अ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, अगर जो है कोई रिटर्न फाइल किया गया है अंडर सेक्शन 139 के तहत या फिर इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, यानी कि कोई नोटिस एसएससी को इशू किया गया था तो एसएससी ने उसका रिस्पॉन्स किया था, ठीक है, नोटिस इशू किया गया था अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के तहत, तो उसका अगर जो है एसएससी क्या रिस्पॉन्स देगा वो देखते हैं, ठीक है। इफ एनी टैक्स और इंटरेस्ट इज फाउंड ड्यू, अगर कोई टैक्स या फिर कोई इंटरेस्ट जो है ड्यू पाया जाता है, यानी कि एसएससी ने नहीं पे करा, तो फिर क्या होगा, एन इंटीमेशन शेल बी सेंड टू द असेसी, तो असेसी को जो है एक इंटीमेशन भेजा जाएगा, यानी कि उसको इस बात की सूचना दी जाएगी, उसको ये बोला जाएगा कि स्पेसिफाइंग द सम्स ऑफ पेएबल, कि तुम्हारे द्वारा जो है कुछ अमाउंट पेएबल है, अभी भी तुमने पे करनी है, एंड सच इंटीमेशन शेल बी डीम टू बी अ नोटिस ऑफ डिमांड, तो और जो उस इंटीमेशन को क्या बोलेंगे, नोटिस ऑफ डिमांड बोलेंगे, जो कि इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 156 के तहत, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है कि अगर इफ एनी रिफंड इज ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ सच रिटर्न, कि कोई रिफंड है, ठीक है, असेसी का रिफंड है वो ड्यू है, तो इट शेल बी ग्रांटेड टू द असेसी, तो वो जो है असेसी को दिया जाएगा, एंड एन इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट शेल बी सेंड टू द असेसी, और जो है असेसी को क्या एक सूचना दी जाएगी इस बारे में कि तुम्हारा जो रिफंड है उस बारे में जो है एक इंटीमेशन जो है वो असेसी को मिलेगी, यानी कि सूचना मिलेगी।
वेयर द असेसमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। मतलब तो फिर अगर जो है असेसमेंट जो है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत जो है होती है, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न यानी कि रिटर्न के बेस पर एन इंटीमेशन शैल नॉट बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड। यानी कि जो है अगर जो है कोई असेसमेंट होती है, ठीक है, 143 सबसेक्शन 1 के तहत जो अभी हमने पढ़ा, तो जो है इंटीमेशन जो है यानी कि सूचना जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको भेजनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो है नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप इज रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ के आए थे? रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न हम पढ़ के आए थे। अब जो है हमारा क्या है? रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि एन असेसमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 इज टर्म्ड एज रेगुलर असेसमेंट। कि अगर जो है असेसमेंट की जाती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के तहत, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं? रेगुलर असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अनुसार when assessing officer considers it's necessary to verify the correctness और completeness of the return, कि अगर जो है असेसिंग ऑफिसर ये जरूरी समझता है कि हाँ भाई उसको वेरीफाई करना चाहिए, किसको? द करेक्टनेस, कि भाई सही है या फिर कंप्लीटनेस, जो रिटर्न है वो करेक्ट है या कंप्लीट है, उसको वेरीफाई करना चाहिए। अगर वो ऐसा जरूरी समझता है टू एंश्योर हिमसेल्फ, अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए। ठीक है, तो किन किन बातों को वेरीफाई करेगा? पहली जो है दैट द असेसी हैज नॉट अंडरस्टैंड हिज इनकम, कि भाई अगर असेसी ने अपनी इनकम को सही समझा है या नहीं गलत समझा है, वो देखेगा कि भाई उसकी इनकम सही है रिटर्न में लिखी गई है या फिर गलत लिखी गई है। ओके, हैज नॉट कंप्यूटेड एक्सेसिव लॉस, कि भाई उसने जो है एक्सेसिव लॉस को नहीं कंप्यूट करा है, या फिर हैज नॉट अंडर पेड द टैक्स इन एनी मैनर, या फिर जो है उसने कम टैक्स पे तो नहीं करा, अंडर पेड यानी कि कम टैक्स तो पे नहीं करा। ठीक है, तो इन बातों को जो है वो असेसिंग ऑफिसर वेरीफाई करेगा। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है कि ही शैल सर्व टू द असेसी अ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। फिर जो है वो असेसी को एक नोटिस देगा जो कि हमारा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में आता है, रिक्वायरिंग हिम ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, वो जो है टू अटेंड हिज ऑफिस, यानी कि एक मीटिंग बुलाएगा, मतलब उसको अटेंड होने के लिए बोलेगा। ठीक है, असेसी को, असेसिंग ऑफिसर उसको जो है नोटिस देगा, उसमें वो डेट स्पेसिफाई करेगा कि इस डेट को इस टाइम पर जो है आपको जो है मीटिंग करनी है असेसिंग ऑफिसर के साथ, और टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस, तो और जो है कोई भी एविडेंस जो है वो लाने के लिए बोला जाएगा असेसी को, ऑन विच द असेसी में रिलाई इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न, जिससे जो भी मतलब असेसी अपने रिटर्न की सपोर्ट के लिए जो है एविडेंस जो है वो लाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।